हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस विज्ञान लेसन 13 साउंड पार्ट 13 ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज का पहला टॉपिक है, ये आज का आपका न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला टॉपिक है ध्वनि और उसका महत्व। किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा, जैसे मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, मोबाइल की घंटी की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, देती है, तो किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु द्वारा, कंपन माने हिलती हुई, कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न आवाज को ध्वनि कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे द्वारा निकलने वाली आवाज, मोबाइल से निकलने वाली आवाज, हॉर्न की आवाज आदि। महत्व क्या है बच्चों ध्वनि का? ध्वनि के द्वारा हम जीवों की आवाज को सुन सकते हैं, ध्वनि के द्वारा हम दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, ध्वनि के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा हम दूसरे की बातों को समझ सकर उसका प्रति उत्तर या जवाब भी दे सकते हैं। तो ध्वनि का महत्व है किसी की बातों को सुनना, अपनी बातों को उनके तक पहुंचाना आदि है। ध्वनि के कारण हमें सुरक्षा का ज्ञान भी होता है। ध्वनि के द्वारा जीव किसी जगह की सूचना को भी देते हैं। ध्वनि के द्वारा जीव आकस्मिक दुर्घटना को भी बताते हैं। इस तरह से ध्वनि का महत्व जीवन में है। अब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, कंपन और बाध्य यंत्र। कंपन क्या होता है? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य, अपनी सीधी स्थिति में ना चलकर आड़े टेढ़े रूप से इधर उधर कर चलती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति या कंपन कहते हैं। ठीक है, और इसी कंपन के कारण, इसी दोलन गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। बाध्य यंत्र किसे कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जिनसे आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उन सारी वस्तुओं को हम बाध्य यंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है बाध्य यंत्र के बारे में बच्चों? महत्व पढ़ लिए। बाध्य यंत्र वे सारी वस्तुएं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनमें कंपन होता है, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उन सारी वस्तुओं को हम बाध्य यंत्र कहते हैं। जैसे वीणा, तबला, बांसुरी, एक्सेट्रा आदि। ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? बाध्य यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। जो ध्वनि हमारे द्वारा उत्पन्न होती है उसके बारे में हम जानते हैं। मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मानव में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए गर्दन के पास एक विशेष संरचना जिसको वाक् यंत्र या कंठ कहते हैं, वाक् यंत्र इसे ही कहते हैं हम कंठ, जिसे वाक् यंत्र या कंठ कहते हैं। इसके द्वारा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। जो हम आवाज कर रहे हैं ना बच्चों, तो यह आवाज हमारे इस गर्दन वाले भाग पर एक वाक् यंत्र पाया जाता है, कंठ, जिसमें पतली पर्दा लगा होता है इस तरह से, और यह पतला पर्दा जब हमारे फेफड़े से हवा जाती है तो यह पर्दा पतला हिलने लगता है और यह ध्वनि के रूप में बाहर निकलता है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ वाक् यंत्र का।
पर्दा लगा होता है पतला सा झिल्ली का, ठीक है। जब फेफड़े पर आवाज बाहर जाती है तो ये जो पर्दा या झिल्ली है वो हिलने लगती है और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये कंठ या वाक्य यंत्र का चित्र आपके बुक में बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ध्वनि संचरण एवं माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि संचरण क्या होगा? ध्वनि संचरण एवं माध्यम, संचरण एवं माध्यम। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की क्रिया, जब हमारी आवाज, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, आपकी आवाज मेरे कानों तक आती है, हम सड़क पर चलते हैं तो हमें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। तो जब ध्वनि या आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पे आती जाती है तो उसे हम ध्वनि संचरण कहते हैं। समझ गए बच्चों? किसी भी आवाज का एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना ध्वनि संचरण कहलाता है। और इसके बाद है सेकंड पॉइंट, माध्यम, यानी ध्वनि क्या अपने आप आती जाती है कि उसे लाने ले जाने में किसी साधन की जरूरत होती है। तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है। जैसे हमें कहीं जाना रहता है तो हम अपने पैर का, अपनी साइकिल का या गाड़ियों का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी आवाज आप तक जाने, आपकी आवाज हमारे तक आने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि का प्रमुख दो माध्यम होते हैं। सबसे पहला है वायु। वायु के द्वारा ध्वनि बड़ी आसानी से और बड़ी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। सेकंड है जल, पानी। जल के द्वारा भी ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इसकी जो प्रबलता होती है, इसकी गति करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायु से जल सघन या गाढ़ा होता है। तो ये था माध्यम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। आवृत्ति और आवर्तकाल होता क्या है बच्चों? तो हम देखते हैं आवृत्ति वस्तु के इधर उधर गति करने, जिसको हम कंपन कहते हैं। याद है आप लोगों को कि जब ध्वनि या वस्तु सीधे मार्ग में ना चलकर इधर उधर गति करता है तो वस्तु में कंपन होता है, जिसको हम कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। तो वस्तु के इधर उधर गति करने के कारण को हम कंपन कहते हैं या इसको दोलन कहते हैं। और प्रति सेकंड, याद रखेंगे, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में होने वाले इन दोलनों की संख्या को, एक सेकंड में इन दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फिर से जान लेंगे आवृत्ति क्या है? जब वस्तु दोलन कर रही है, अपनी सीधी रेखा में ना चलकर ऊपर नीचे इधर उधर चल रही है, तो एक सेकंड में या प्रति सेकंड में किसी वस्तु द्वारा दोलन की गई गति या उसके आवाज की दोलन की या कंपन की गति को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो आवर्तकाल एक निश्चित समय में आवृत्ति की, क्या बोलेंगे? एक निश्चित समय में, एक चीज बताना भूल गया बच्चों आप लोगों को, आवृत्ति को हर्ट्ज या HZ से प्रदर्शित करते हैं। हम आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? हर्ट्ज, HZ। जैसे दूरी को किलोमीटर, कपड़े की लंबाई को मीटर, ओके, भार को किलोग्राम। इसी तरह ध्वनि को किससे नापते हैं? उसकी आवृत्ति को हर्ट्ज से, HZ से नापते हैं। किसी निश्चित समय में दोलनों की कुल संख्या को, एक निश्चित समय में दोलनों की कुल संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, ये जान गए। और किसी वस्तु के दोलन करने में या कंपन करने में या ध्वनि उत्पन्न करने में लगे समय को आवर्तकाल
हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रबलता एवं मात्रा पढ़ेंगे। प्रबलता एवं मात्रा क्या होता है? प्रबलता तो देखेंगे प्रबलता एवं मात्रक। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। समझ में आया? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कंपन अगर एक हर्ट्ज हो रहा है तो प्रबलता उसके वर्ग के कंपन के वर्ग के समानुपाती यानी एक का वर्ग तो बराबर एक ही आएगा। लेकिन अगर कंपन 2 हर्ट्ज हो रही है तो प्रबलता 2 का वर्ग हो जाएगा, कंपन का वर्ग तो हो जाएगा टोटल 4 यानी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो किसी भी ध्वनि की प्रबलता उसके कंपन के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कंपन अगर 2 है तो प्रबलता 4 हो जाएगी, कंपन यदि 3 है तो प्रबलता 3 त्रिकाई 9 हो जाएगी। अब प्रबलता को जो मात्रक होता है इसका उसको हम डेसिबल कहते हैं। किससे नापते हैं इसकी प्रबलता को? डेसिबल से नापते हैं या मापते हैं। D और B से प्रदर्शित करते हैं और जबकि आवृत्ति को हर्ट्ज से HZ से प्रदर्शित करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का आपके शोर एवं सुस्वर ध्वनि। शोर एवं सुस्वर ध्वनि क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे शोर। आवश्यकता से अधिक आवाज जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती या वह आवाज जो अप्रिय होती है, आवश्यकता से अधिक होती है, जिसके कारण मानव के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मानव के कान के पर्दे फट सकते हैं। तो ऐसी आवाज या ध्वनि जो किसी रोग का कारण बनती है, जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं होती, अप्रिय होती है, ऐसी आवश्यकता से अधिक ध्वनि को हम शोर कहते हैं। याद आ गया बच्चों? फिर है सुस्वर ध्वनि। शोर का उल्टा होता है सुस्वर ध्वनि। ऐसी आवाज जो हमारे कानों को प्रिय लगे, अच्छी लगे, जो आवश्यकता से अधिक ना हो, सीमित मात्रा में हो, जिसकी आवाज हमारे कानों को मीठी लगे, मधुर लगे, अच्छी लगे, जिससे मानव को कोई रोग उत्पन्न ना हो, कोई कान की समस्या ना हो, ऐसी ध्वनि को हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे तबले की ध्वनि और आपके बांसुरी की ध्वनि, ये सब सुस्वर ध्वनि कहलाती है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा, क्वेश्चन रहेगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए, कंपन या वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए और मानव के कंठ की संरचना बनाइए, ध्वनि संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है और कौन कौन से माध्यम हैं, इसके अलावा शोर और सुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं, इसका उदाहरण। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त